Hi everyone. Goodwill. Goodwill goes a long way, but it's a two-way street. Today is 23rd of March 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, when you are overthinking, write. When you are feeling anxious, pray, meditate. And when you are feeling burnt out, then it is good that you take a nap, you take a short break. Okay? ये जो एग्जाम प्रिपरेशन है ये स्प्रिंट नहीं होता है. दिस इज अ मैराथन बर्नआउट नहीं होना चाहिए. सी टेलीग्राम चैनल का नाम है सृजन इंडिया वन. ये टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल का नाम है. 3 डिफरेंट बैचेस हैं. प्रीलिम्स 2023, टेस्ट सीरीज 2023 और मिशन 2023 रिवीजन बैच. इनसे रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होता है, क्विक कम्युनिकेशन होता है, वो सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल. न्यूज़पेपर का भी पीडीएफ, अदर रिसोर्सेज, बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेज हैं यहाँ पे. डेली बेसिस पे हम एमसीक्यूज भी सॉल्व कर रहे हैं. बहुत सारा यहाँ पे ऑसम कंटेंट आपको मिलेगा फॉर दिस एग्जाम प्रिपरेशन. सो यू कैन जॉइन दिस चैनल सृजन इंडिया वन. These are 3 courses. This is prelims course, entire syllabus including CSAT. This is crash course for this 28th of May exam, and this is क्रैश कोर्स के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स. तो इट इज नॉट अ सब्जेक्ट वाइज फी, इट इज ओनली वन फी. और इसमें हम इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सीसेट, हर किसी का क्रैश कोर्स हर सब्जेक्ट का यहाँ पे करेंगे. ओके, देन दिस इज टेस्ट सीरीज. दिस इज अ सेपरेट बैच. आज इसके मैं बहुत सारे पीडीएफ शेयर करूंगा. सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट भी अभी हम यहाँ पर करेंगे. और डेली बेसिस पे, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है वो भी कंटिन्यू करना है. Now see, this is Telegram quiz. So join this channel और daily basis पे 5 MCQs आप यहाँ पर solve करने की कोशिश करो. This is vocabulary. Vocabulary में fracas. Fracas का मतलब होता है कोलाहल. A noisy disturbance or quarrel. जाम्बूरी, इसका मतलब होता है it is a kind of उत्सव. This is a kind of उत्सव. Celebration, rally, gathering, get together. पार्लेंस का मतलब है बोलचाल, डायलेक्ट, वर्नाक्यूलर, अ पर्टिकुलर वे ऑफ स्पीकिंग और यूजिंग वर्ड्स. परसिवर का मतलब होता है दृढ़ रहना, अडिग रहना, कैरी ऑन, कंटिन्यू इन अ कोर्स ऑफ एक्शन इवन इन द फेस ऑफ डिफिकल्टी. सो दिस इज परसिवर. प्रोट्रैक्ट का मतलब होता है फैलना, टू मेक लॉन्गर. सो आज के वोकैब वर्ड्स हैं प्रोट्रैक्ट, परसिवर, पार्लेंस, Jamburi or fracas. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Okay? अब ये है सी सेट. तो सी सेट का ये पहला सवाल है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है. दिस इज वेरी इजी. सी सेट इज वेरी इजी. ऑल इट रिक्वायर्स इज लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस. ये 2 सवाल डेली बेसिस पे सॉल्व करिए, आपका सी सेट बहुत आसान रहेगा. आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी 66 प्लस मार्क्स में. Read this question carefully, passage and answer this question. Similarly, इस सवाल का भी जवाब दीजिए. इसके जो आंसर्स होते हैं ना, वो मैं जब पीडीएफ आपसे शेयर करता हूँ तो विद सॉल्यूशन शेयर करता हूँ. तो गेट दिस पीडीएफ ऑन डेली बेसिस फ्रॉम टेलीग्राम चैनल. दिस इज राइटिंग प्रैक्टिस. अगेन, राइटिंग प्रैक्टिस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस एग्जाम लिखना है. डोंट फॉरगेट. प्रिपेयर अ नोट ऑन द आईपीसीसी 6th असेसमेंट रिपोर्ट. अभी इसका एक और वर्जन आया है, फाइनल रिपोर्ट आ गया है. सो यू हैव टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन 6th असेसमेंट रिपोर्ट आईपीसीसी. सेकेंड, आज 23 मार्च है, शहीदी दिवस. सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय इंडियन फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह जी, राजगुरु जी एंड सुखदेव जी. ओके, सो दीज आर 2 क्वेश्चंस फॉर टुडे. राइट समथिंग एवरी डे. लिखने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लिखने से पढ़ाई ऑन ट्रैक होती है. हम कई बार सोचते हैं कि हम आंसर राइटिंग छोड़ दें, स्किप कर दें, इससे सब ज़्यादा टाइम मिल जाएगा. ऐसा होता नहीं है. दीज ऑल आर मिथ. हम आंसर राइटिंग्स केवल उन्हीं सब्जेक्ट्स के कर रहे हैं, उन्हीं टॉपिक्स के कर रहे हैं जो बहुत रेलेवेंट है एग्जाम के लिए. जैसे आईपीसीसी रिपोर्ट, इससे प्रीलिम्स में सवाल आएगा. दीज इंडियन फ्रीडम फाइटर्स आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो राइट. सो 23rd of March है मार्टर्स डे. Our great freedom fighters made supreme sacrifices for our freedom. तो सी एक पोयम है. जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं. आप बता सकते हो ये कविता किन्होंने लिखी है? सो दिस इज शहीदी दिवस. ये है राम मनोहर लोहिया जी. रिमेंबरिंग द ग्रेट फ्रीडम फाइटर, ऑथर, थिंकर, पॉलिटिकल लीडर ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी.
आप सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था और ऑर्गेनाइज किया था एसोसिएशन ऑफ यूरोपियन इंडियंस। नाउ सी, ये चल रहा है पोषण पखवाड़ा। पोषण पखवाड़ा, पखवाड़ा में कितने दिन होते हैं, कैन यू आंसर? सो पोषण पखवाड़ा एक फोर्टनाइट लॉन्ग इवेंट है जिसमें हम अवेयरनेस फैला रहे हैं कि अच्छा न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। जैसा हम बोलते हैं ना, एल्डर्स बोलते हैं जैसा आप खाना खाओगे वैसा ही आपका शरीर बनेगा, सेहत बनेगी। गुड इनपुट गुड आउटपुट, गार्बेज इनपुट गार्बेज आउटपुट। सो द पॉइंट इज, इनपुट मतलब डाइट को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। फोकस ऑन प्रमोटिंग न्यूट्रिशन, बच्चों में एंड विमेन, स्पेशली चिल्ड्रन एंड विमेन में न्यूट्रिशन को बढ़ाएं। अवेयरनेस हो, बैलेंस डाइट होना चाहिए, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होना चाहिए और इसको एक जन आंदोलन के प्रति, जन आंदोलन की तरह आगे बढ़ाएं। देखो, पोषण जो होता है, पोषण का मतलब ये नहीं होता है बहुत सारा खाना खाना। पोषण का मतलब होता है क्वालिटी, न्यूट्रिएंट डेंस फूड होना चाहिए और दैट इज वाई गवर्नमेंट बहुत एम्फेसिस डाल रही है मिलेट्स में। तो ये जो आपको दिख रहे हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड मिलेट्स। इनको मोटा अनाज बोलते हैं, श्री अन्न बोलते हैं। सो मिलेट्स एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ सीरियल्स है जिसमें पर्ल, प्रोसो, फॉक्सटेल, बार्नयार्ड, लिटिल, कोडो, ब्राउन टॉप, फिंगर, गिनिया मिलेट्स, ये सब आ जाता है इसमें मिलेट फैमिली में, मिलेट्स फैमिली में। So they were among the first plants to be domesticated and serve as a traditional staple crop for millions of years for farmers in sub-Saharan Africa and Asia। तो मतलब ये जो plants हैं ये बहुत पहले अर्ली सिविलाइजेशन ने डोमेस्टिकेट कर लिया था। So this tells कि they are very very important, they are very beneficial। Millets can grow on poor soils with little input, this is benefit number 1। ज़्यादा इनपुट नहीं चाहिए, मेंटेनेंस कम है, रेजिस्टेंट और टॉलरेंट है टू मेनी क्रॉप डिसीजेज, पेस्ट एंड कैन सर्वाइव एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस। जेनेटिक डाइवर्सिटी है, तो यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज, फूड सेक्टर। तो द पॉइंट इज मिलेट्स की मल्टीपल यूटिलिटी है, न्यूट्रिशन वाइज भी और इकोनॉमी वाइज भी। तो द पॉइंट इज, इनमें जैसे प्रोफेशनल एप्लीकेशन में भी हम इनको यूज कर सकते हैं, थेरेप्यूटिक्स, फार्माक्यूटिकल्स, स्पेशलिटी केमिस्ट्री एटसेट्रा। सो सरकार ने 2018 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया था और अभी 2023 जो है ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। So IYM 2023 is an opportunity to raise awareness of the nutritional and health benefits of millets or suitability for cultivation under adverse and changing climatic conditions. So we need to encourage millets. ये जो साल है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। 2030 तक SDG 17 SDGs हैं, मिलेट्स इससे लिंक भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जीरो हंगर, दिस इज SDG नंबर 2। Good health and well-being, good health and well-being, SDG number 3. SDG number 8 is decent work and economic growth. SDG 15 is life on land. 13 is climate action and 12 is responsible consumption and production. So these all SDGs again linked है मिलेट से। सो ये हमारा एक रिच हेरिटेज भी है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर भी है। सो मिलेट्स को हमें आगे बढ़ाना है, मिलेट्स को कंज्यूम भी करना है। अभी फौज में भी एक ऑर्डर आया है कि जो मिलेट्स है ये जो जवान है उनके राशन में इंक्लूड किया जाएगा। ओके, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर, दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर। सुप्रीम कोर्ट बेंच टू हियर प्ली अगेंस्ट रेमिशन, घोस्ट्स ऑफ असम टेकिंग डिजिटल फॉर्म। तो AI यहाँ पर भी आ गया है। 550 फॉरेन फर्म्स शट शॉप इन इंडिया इन 5 year, बिजनेस ड्रेन। US फेड इज वॉकिंग अ टाइट रोप, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं बट उससे बैंक रन हो रहा है, बैंक रन हो रहा है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट लेड टू बैंक रन्स, बैंक रन्स। एंड दिस इज क्रिकेट, और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 2-1 से ODI में हराया। नाउ सी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी एक मीटिंग लिया है और बताया है कि कोविड-19 पैंडेमिक अभी ओवर नहीं हुआ है, वार्निंग है। तो ऑफिशियल से बोला है कि जीनोम सीक्वेंसिंग को कंटिन्यू करें, नए जो वेरिएंट्स आ रहे हैं उसको ट्रेस करें, इन्फ्लुएंजा के केसेस भी बढ़े हैं तो पब्लिक हेल्थ रेडीनेस को बढ़ाएं। सो द पॉइंट इज वी नीड टू बी केयरफुल, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोविड के सैम्पलिंग लेना जरूरी है और ये है इंसाकॉग लेबोरेटरीज हैं, यहाँ पे हम उन पे ट्रैक रख सकते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। तो ऑफिशियल्स ऐसे मिल रहे हैं, इन्फ्लुएंजा का भी दौर है, सो सिटीजन्स को बोला गया है दे नीड टू बी केयरफुल, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स और जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, तो दे हैव टू बी रियली रियली केयरफुल। तो ये जो है ये बैकड्रॉप ऑफ इन्फ्लुएंजा राइजिंग केसेस में ये न्यूज़ अभी आया है। तो दिस इज कोविड-19 पैंडेमिक।
ये है बैरिकेड्स ऑफ यूके मिशन इन दिल्ली आफ्टर प्रोटेस्ट्स इन लंदन। तो अभी जो ब्रिटिश हाई कमीशन है एक्चुअली, जैसा शुरू में मैंने बताया, गुडविल हमेशा टू वे स्ट्रीट होती है। ये नहीं कि एक पर्सन आउट ऑफ गुडविल बहुत सारा वर्क कर रहा है और उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है और रेस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा है। सो दैट इज वाई गुडविल इज ऑलवेज अ टू वे स्ट्रीट। जो ब्रिटेन का एम्बेसी है, हमने यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखा है और ऑल टाइप ऑफ लाइक यहाँ पे प्रोटेक्शन इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। बट जब लंदन में ये इस टाइप से प्रोटेस्ट हुए और जो यहाँ पे इवेंट्स हुआ वो अनएक्सेप्टेबल है। सो दैट इज वाई एज अ रेस्पॉन्स बैरिकेड्स भी हटा दिए गए यूके मिशन। मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू and this is next page. C, is anyone using your ID picture for wrong means at online platform? This is a wrong thing. Okay, not anymore. आप चाहो तो आप कंप्लेन कर सकते हो, दिल्ली पुलिस आपके साथ है। एक बार इस वेबसाइट को जरूर से विजिट करिएगा, cybercrime.gov.in, cybercrime.gov.in। ये जो इम्पर्सोनेशन होता है, इम्पर्सोनेशन इज रॉन्ग, दिस इज अ क्राइम, इम्पर्सोनेशन इज अ क्राइम। अकेले नहीं है आप। Tributes है to the heroes of our nation, Bhagat Singh ji, Rajguru ji and Sukhdev ji on their martyrdom day 23rd of March 2023। तो प्रधानमंत्री साहब ने कहा, द मार्टरडम ऑफ भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव was a watershed moment in our history. Every Indian is proud that these three great men belong to our land. At the peak of their youth, they sacrificed their lives so that other can live a life of freedom and dignity. तो supreme sacrifice किया था and they were so young. So that is why हम इनको याद कर रहे हैं और ये martyrdom day है। ये एडिटोरियल है, abolition is the way। सी कल न्यूज़ देखा था कि कैपिटल पनिशमेंट में हैंगिंग बाय डेथ जो है ये सही है या गलत है। बट अब सवाल ये भी उठ रहा है, क्या कैपिटल पनिशमेंट ही सही है या गलत है? The issue is the death penalty itself, not merely the method of execution. 40 years after holding that mode of executing prisoners by hanging, फांसी, cannot be termed too cruel। ये बहुत क्रूअल या बारबैरिक नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 40 years पहले बताया था। अब सुप्रीम कोर्ट फिर से देख रही है इस मैटर को कि ये जो फांसी देना है, क्या इससे बेहतर कोई डिग्निफाइड या फिर लेस पेनफुल तरीका नहीं हो सकता है डेथ सेंटेंस का? आइडिया इज टू फाइंड ऑल्टरनेटिव बिकॉज ऐसे फांसी देना अगेन थोड़ा बारबेरिक यहाँ पे पॉइंट उठ रहे हैं कि यहाँ पे क्रूअलिटी है। जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग अब ये बोल रही है कि क्या कैपिटल पनिशमेंट भी और प्रैक्टिस ऑफ हैंगिंग, क्या ये आइडिया मॉडर्न डे में पनिशमेंट का तरीका होना चाहिए? तो इसके लिए फ्रेश डेटा भी माना गया है। इससे पहले 2 केसेस आए थे, एक था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जिसमें अपहेल्ड किया था डेथ पेनल्टी को, और वो भी कब? जब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हो, मतलब बहुत संगीन अपराध किया है, जघन्य अपराध किया है, अनफॉरगिवेबल है वो। सो इन दैट केस वहां पे फांसी दी जाएगी, डेथ पेनल्टी। दीना दयाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में भी था कि पेनलेस बनाए, फांसी देना है, डेथ पेनल्टी देना है, बट इट शुड बी एज पेनलेस एज पॉसिबल, causes no greater pain than any other known method. So the idea was capital punishment को uphold किया, but the तरीका है वो less painful होना चाहिए। फिर लॉ कमीशन 1967 की रिपोर्ट आई, इसमें बोला इलेक्ट्रोक्यूशन क्यों ना किया जाए, गैस चैम्बर या फिर लीथल इंजेक्शन भी दिया जा सकता है, वो लेस पेनफुल होगा, बट अभी कोई कंक्लूजन नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अबॉलिशन की बात तो नहीं की है कि कैपिटल पनिशमेंट को अबॉलिश करना चाहिए, बट ये मैकेनिज्म जरूर बोला है कि रॉबस्ट और ह्यूमैन ज्यूरिस्प्रूडेंस होना चाहिए, कि द पॉइंट इज इनोसेंट को कभी भी सजा नहीं मिलनी चाहिए और प्रॉपर मैकेनिज्म भी होना चाहिए। आप बताओ, डेथ पेनल्टी जो है इसको पार्डन कौन कर सकता है? गवर्नर, प्रेसिडेंट या फिर बोथ? गवर्नर, प्रेसिडेंट या बोथ, पार्डन कौन कर सकता है? और क्या जब डेथ पेनल्टी होती है तो इसमें आप एज अ मैटर ऑफ राइट सुप्रीम कोर्ट देन प्रेसिडेंट से अपील कर सकते हैं? इज इट ट्रू? दिस इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। तो द पॉइंट इज इसमें अपील एंड प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। तो द पॉइंट इज क्लेमेंसी ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो भी एप्लीकेबल है। द पॉइंट इज कि यहाँ पर डेथ पेनल्टी जो है इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। यूनियन गवर्नमेंट ने बोला कि जो हैंगिंग है इसको क्रूअल नहीं माना जाए। लेट अस सी, अभी इसमें बहुत सारा डिबेट चल रहा है, हम बस ये आर्ग्यूमेंट देखेंगे कि कैपिटल पनिशमेंट सही है या गलत है, तो debating the mode only deepens the moral dilemma of whether the taking of life is the best response to the taking of life. So the point is कि क्या हमने किसी की लाइफ लिया बाय लॉ
तो वो करेक्ट है या नहीं है, इसमें मोरल डिलेमा आ जाता है। इफ एलिमिनेटिंग क्रूएलिटी एंड इंडिग्निटी इज द एम, तो अबॉलिशन इज द आंसर, ये यहाँ पे सजेस्ट किया है। दिस इज फाइनल सॉल्यूशन, कंसर्टेड एफर्ट्स अलोन कैन सेव अर्थ फ्रॉम वर्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स। ये आईपीसीसी की एक रिपोर्ट आई है, ये फाइनल उसका पार्ट आया है सिंथेसिस रिपोर्ट। आईपीसीसी हर 6 साल में एक रिपोर्ट लेके आता है, 6th असेसमेंट रिपोर्ट है, 1990 से ये चला आ रहा है। तो आईपीसीसी की 6th रिपोर्ट का ये फाइनल पार्ट आया है जिसमें सिंथेसिस रिपोर्ट की बात की है। तो द पॉइंट इज, इससे पहले पेरिस अग्रीमेंट भी हुआ था, 1.5 डिग्री से कम टेम्परेचर राइज करना है, ये सब बातें हैं यहाँ पे, इसको भी मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम आईपीसीसी के बारे में जानते हैं। सो व्हाट इज आईपीसीसी? आईपीसीसी होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिनीवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 88 में बनी थी, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएनईपी ने मिलकर बनाया था। डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी ने मिलकर बनाया था आईपीसीसी। तो आईपीसीसी क्या करता है, सब डेटा कलेक्ट करता है, ऑल लेवल्स में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और फिर रिपोर्ट्स बनाता है। ये आईपीसीसी यूएन बॉडी भी है फॉर असेसिंग द साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। इसमें 195 मेंबर है, इंडिया भी मेंबर है। आईपीसीसी रिपोर्ट्स तैयार करता है, मेथोडोलॉजी तैयार करता है, क्लाइमेट चेंज पे एक टेक्निकल नो हाउ देता है। पर ये खुद साइंटिफिक रिसर्च आईपीसीसी नहीं करता, ये डेटा कलेक्ट करता है और फिर उसका इवैल्यूएशन और अच्छे से ऑर्गेनाइज करके उससे डेरिवेशंस निकालता है, उससे इन्फरेंसेस ड्रॉ करता है। तो वो खुद एंगेज नहीं होता साइंटिफिक रिसर्च में। और 2007 में नोबेल प्राइज भी मिला था आईपीसीसी को। तो दिस इज आईपीसीसी। सेकेंड हमने देखा यूएनईपी। तो व्हाट इज यूएनईपी? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये 1972 इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एस्टैब्लिश हुआ। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ह्यूमन डेवलपमेंट स्टॉकहोम 1972 में, नैरोबी केन्या इज द हेडक्वार्टर। ये ग्लोबल एनवायरमेंटल एजेंडा तैयार करता है, एनवायरमेंटल डायमेंशंस वगैरह सब कवर होता है। 193 मेंबर्स हैं। ये अम्ब्रेला है, वर्क अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूएन 2030। अब देखो 2030 तक हमें एसडीजीज भी लाने, एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। यूएनईपी इसी को आगे बढ़ाता है। इसमें एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है जो उसका मेन स्टे है इनकम का, और इसमें सेक्रेटेरिएट फंक्शंस भी दिए हुए हैं। अब देखिए ये कौन सी रिपोर्ट लाता है? ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ट्रिपल इमरजेंसी, कूलिंग एमिशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट। तो दिस इज बाय यूएनईपी। एक जर्नी भी याद रखते हैं, जैसे 1973 में आई थी साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। देन 1979 में आया था बॉर्न कन्वेंशन, दिस इज फॉर माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल। वियना कन्वेंशन है 1985, दिस इज अबाउट ओजोन। बेसल कन्वेंशन है, बेसल इज नॉट बैंकिंग, दिस इज हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। देन सीबीडी आता है 1992, रॉटरडम होता है जो इसमें हैजार्डस केमिकल्स पेस्टिसाइड्स का लाइक इंटरनेशनल ट्रेड है 1998, स्टॉकहोम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट 2001 और मिनीमाटा जापान कन्वेंशन ऑन मर्करी। ये कुछ एग्रीमेंट्स हैं जिसको यूएनईपी ने एडमिनिस्टर किया है। इस तरीके का सारा करंट अफेयर्स हम रिवीजन बैच में बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स, एब्सोल्युटली वर्थ इट होगा। फॉर अ टोकन मनी है, नॉमिनल मनी है, आपको बहुत बेनिफिट होगा। हम बहुत कंसोलिडेटेड एंड स्ट्रक्चर्ड वे में हम टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छे से अभी कंडक्ट करेंगे। मार्च हो गया है, अप्रैल और मई में पूरा फोकस टेस्ट सीरीज और दिस रिवीजन बैच पे होगा और 1-to-1 सेशंस पे भी हम पूरा फोकस करेंगे। ओके, सो यू कैन ज्वाइन इट। हम बहुत सिस्टमैटिकली सारी चीजें यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ओके, सो दिस इज दिस। अब जो नेक्स्ट है वो है द लिमिट्स ऑफ अमेरिकन पावर इन वेस्ट एशिया। बड़ा अच्छा आर्टिकल है, एक बहुत समराइज्ड वे में बताया है कि मिडिल ईस्ट में अभी क्या चल रहा है। अमेरिका जो है, अमेरिका एक टाइम था वर्ल्ड पुलिस बन गया था, बट अब वो विड्रॉ कर रहा है। तो अमेरिका के विड्रॉवल से जो वैक्यूम बन रहा है उसको सी कंट्री फुलफिल कर रही है। 1980 में एक प्रोस्पेक्ट था कि सोवियत यूनियन एक्सपैंड हो रहा है। 1945 के बाद जो टाइम था वो कोल्ड वॉर का था। एक तरफ था अमेरिका यूएसए, दूसरी तरफ था यूएसएसआर। तो 1980s में ऐसा लगा कि सोवियत यूनियन एक्सपैंड हो रहा है और गल्फ में पहुंचने वाला है। तो जो कार्टर थे प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उन्होंने बोला इसको काउंटर करना जरूरी है और तब अमेरिका का इंटरेस्ट बढ़ेगा मिडिल ईस्ट में। तो यूएस को ट्विन सेटबैक्स हुए थे। एक तो ईरान में पहले शाह रिजीम थी, तो एक टाइम था ईरान जो था वो यूएसए का अच्छा फ्रेंड था, बट ये जब ईरान में रिवॉल्यूशन होता है, शाह रिजीम फॉल होती है, 70s लेट 79-80 का टाइम है,
तो उसमें क्या होता है, एक सेटबैक होता है यूएसए को, बिकॉज यूएसए के जो फेवर में रूलर्स थे वो अब हट जाते हैं। तो यूएसए की जो वेस्ट एशिया पॉलिसी है वो कोलैप्स हो जाती है, और अब ईरान एक फ्रेंडली कंट्री से एनिमी कंट्री बनेगा यूएसए का। प्लस दिसंबर में सोवियत रेड आर्मी भेजता है अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान भी सोवियत मतलब सोशलिज्म के कांटेक्ट में आ जाता है। अब यूएसए के लिए ये अलार्मिंग चीज थी। सो दैट इज वाई जिमी कार्टर एक पॉलिसी बनाते हैं, और पॉलिसी में ये होता है कि जो वेस्ट एशिया है उसमें हमें फोकस करने की जरूरत है। पर्शियन गल्फ रीजन जो है, यहाँ पर्शियन गल्फ रीजन में बिकॉज ऑयल भी है यहाँ पे, यूएसए के इंटरेस्ट सेफगार्ड करने। अब ईरान को काउंटर करना है, तो ईरान का ट्रेडिशनली एनिमी कौन था, वो था सऊदी, तो सऊदी के साथ यूएसए के रिलेशंस बढ़ेंगे। अफगानिस्तान में सोवियत को डिफीट करना है, तो अफगानिस्तान जाने का रास्ता होता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को भी यूएसए अब यूज करेगा और तैयार करेगा मुजाहिदीन, और मुजाहिदीन में इसको रिलीजन की वॉर बताएगा, और अफगानिस्तान में ये टेररिज्म बढ़ेगा, और फिर यही फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर वापस यूएसए को बाइट भी करेंगे। सो कार्टर ने डॉक्ट्राइन बनाया और बोला कि गल्फ जो है यहाँ पर हमें अमेरिकन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना है। अब क्या होता है, अरेबिया जो होता है, अब कुछ दिन पहले मैंने आपको एक गल्फ का मैप बनाने के लिए बोला था, तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग आप रेगुलर रहो, आपका कुछ भी मिस नहीं होगा दिस यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन का। हम सारे एस्पेक्ट्स कवर कर रहे हैं, और बिकॉज देर इज नो डुप्लीसिटी, सब चीज मैं ही यहाँ पे सारी क्लासेस लेके आपको डायरेक्टली सारी चीजें बता रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी मिस नहीं होगा। जो पूरा यूपीएससी प्रिपरेशन है वो पूरा यहाँ पे होता है, इंक्लूडिंग मैपिंग वगैरह सब कुछ। सो दैट इज वाई डू द होमवर्क, ऑल यू हैव टू डू इज डू द होमवर्क एंड बी रेगुलर। अब देखो, आपने ये सवाल किया था गल्फ का, तो गल्फ में बहुत सारी कंट्रीज है। सऊदी अरेबिया जो है इसका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, ये सऊदी अरेबिया का इन्फ्लुएंस है। सऊदी अरेबिया मतलब वी कैन से इस्लाम में दो सेक्ट माने जा सकते हैं, एक है शिया, एक है सुन्नी। तो शियाज आर इन ईरान डोमिनेटेड बाय ईरान, और सुन्नीज आर डोमिनेटेड बाय सऊदी अरेबिया। तो क्या होता है कि यहाँ पे यूएसए अपनी प्रेजेंस बढ़ाता है, बट अब यूएसए जैसे अफगानिस्तान से जो एग्जिट हुआ, यूएसए का क्या हो रहा है, विड्रॉवल हो रहा है एज अ वर्ल्ड पुलिस, और यूएसए भी अब थोड़ा वीकन हो गया इन कंपैरिजन टू से प्रीवियस टाइम। सो इस वैक्यूम को फिल करने के लिए आ रहा है चाइना। तो अभी देखो, सऊदी और ईरान में दोस्ती हुई, चाइना ने ब्रोकर कराया, नॉर्मलाइज किया। यूएस रिमेन्ड अ स्पेक्टेटर, यूएस एंगेज नहीं हुआ, दिस इज अ बिग थिंग। और सऊदी जो है, सऊदी को पहले ट्रेडिशनली यूएसए का सपोर्ट मिलता था, बट लास्ट टाइम जैसे अरामको में जो वहाँ की जो ऑयल रिफाइनरीज है वहाँ पे ड्रोन अटैक भी हुआ था, तब भी यूएसए का स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स नहीं आया था। सो द पॉइंट इज, सऊदी भी समझ रहा है कि यूएसए अब डिफेंड करने के लिए इतना इंटरेस्टेड नहीं है सऊदी को फ्रॉम द हॉस्टिलिटी ऑफ ईरान। सो दैट इज वाई सऊदी भी ईरान के साथ रिलेशंस नॉर्मल करने पर इंटरेस्टेड दिख रहा है। तो दैट इज वाई सऊदी और उसका स्वॉन एनिमी ईरान दोनों अब सेम पेज पे आ रहे हैं। तो गल्फ में बहुत तेजी से इक्वेशन बढ़ रही है, और ये जो कार्टर डॉक्ट्राइन थी, कार्टर डॉक्ट्राइन जो बनी थी 80s में, इसका अब समापन आ रहा है। पास्ट मिस्टेक्स हुई थी यूएसए का, जैसे यूएसए ने पहले इराक, सीरिया, ईरान यहाँ पे इन्वेजन किया, वो बहुत बुरी तरह बैकफायर हुआ। तो यूएसए ने कंट्री रिजीम चेंज करने की भी कोशिश की, वो भी बैकफायर हुआ। तो द पॉइंट इज, यूएसए अब अपना इंटरवेंशन कम करना चाहता है वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में। सो दिस इज वन थिंग। फॉर एग्जाम्पल, इराक वॉर था, इराक वॉर भी बहुत सक्सेस स्टोरी नहीं कहा जा सकता है। प्लस इसके साइड इफेक्ट्स क्या हुए, आईएसआईएस बन गया, अलकायदा स्ट्रांग हो गया, टेररिज्म अब भी चेंज नहीं हुआ, तालिबान पहले भी अफगानिस्तान में था, अभी भी अफगानिस्तान में। तो इस 20-22 साल में क्या गेन हुआ? प्लस जो ईरान है वो हॉस्टिलिटी बढ़ रही है। सो द पॉइंट इज, जैसे सीरियन सिविल वॉर भी हुआ, यहाँ पे बशर अल असद की गवर्नमेंट को टॉपल करने की बात थी, बट फिर अब यूएसए को काउंटर करने के लिए रशिया ने अपना पूरा वेट यहाँ पे लगा दिया, तो इससे भी एक चेकमेट, स्टेलमेट आ गया, कोई आगे बात बढ़ी नहीं। सिमिलरली टर्की, जॉर्डन, कतर, सऊदी जो अमेरिका के अलाइज हैं, ये भी हेल्पलेस यहाँ पे देखे गए, और प्लस यहाँ पे मिलिशिया ज्यादा बढ़ने लग गया। तो बराक ओबामा ने ईरान से दोस्ती करने की बात की, और इसको P5 करके इवेंट हुआ, परमानेंट 5 ने एक ईरान न्यूक्लियर डील को ब्रोकर करने की बात की, बिकॉज ईरान अपने आप को न्यूक्लियर पावर बनाना चाहता है, और अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो ये जो वेस्ट एशिया की जियो पॉलिटिक्स है इसमें बहुत बड़ा चेंज आएगा, और शॉक रहेगा, बड़ा शॉक लगेगा। तो ये पॉलिसी ओबामा की थी, बट फिर आते हैं ट्रम्प जो दिस पॉलिसी से विड्रॉ कर लेते हैं, फिर आते हैं बाइडन जो ओबामा के टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे, वो इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बट अब वक्त बहुत बदल गया है।
सो द पॉइंट इज अगेन बैक टू बेसिक्स, इसराइल जो है उसकी हॉस्टिलिटी ईरान से होती है। इसराइल की अभी दोस्ती बढ़ रही है सऊदी ब्लॉक से। पैलेस्तीन में जो इवेंट्स हैं तो इसराइल का कॉन्टिन्यूस ऑक्यूपेशन है, तो दैट इज वाई इससे भी यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। सो द पॉइंट इज यूएई नॉर्मलाइज कर रहा है अपने रिलेशंस बाय अब्राहम अकॉर्ड विद इसराइल, यूएई एंड इसराइल। यूएई का मतलब है सऊदी, प्लस ईरान के साथ भी विंडो ओपन करने का है। सऊदी अरेबिया नॉर्मलाइज कर रहा है विद द हेल्प ऑफ चाइना ईरान के साथ रिलेशंस। सो द पॉइंट इज ये जो चर्न चल रहा है जिसमें से इसराइल भी है, तो द पॉइंट इज अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। जैसे अभी जेलेंस्की एंड ऑल रशियन दिस वॉर इन यूक्रेन, इसमें भी चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ा है। तो द पॉइंट इज ये जो पूरा जियो पॉलिटिक्स है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। टर्की वॉन्ट्स टू स्विंग बैक टू अ रीजन विच इट वंस डोमिनेटेड। टर्की को ऐसा लगता है एक टाइम पे यहाँ पे बहुत डोमिनेंस था टर्किश एंड ऑल, उसको वो रिस्टोर करना चाहता है। सऊदी को ये लगता है वो नेचुरल लीडर है अरब वर्ल्ड का, बिकॉज यहाँ पे होली श्राइन्स भी हैं। चाइना एक नया सुपर पावर आ रहा है बिकॉज चाइना के पास बहुत सारा पैसा है। तो ये पूरी जियो पॉलिटिक्स का गेम चल रहा है और अमेरिका यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बिकॉज अमेरिका का इंटरेस्ट था ऑयल। अब ऑयल भी इतना रेलेवेंट रहा नहीं है, अमेरिका के पास भी सफिशिएंट ऑयल है अभी वहाँ पे, तो अमेरिका भी अब यहाँ पे इंटरेस्ट कम दिखा रहा है। और जिस तरीके से एक्सपीडिशंस भी हुए इराक, सीरिया एटसेट्रा, तो अमेरिका इज ऑल्सो नॉट वेरी इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन वेस्ट एशिया। सो दिस इज द जियो पॉलिटिक्स जो यहाँ पे चल रही है। द ओल्ड पेंशन स्कीम्स एज अ बर्डन ऑफ द पुअर, द रोड टू एंडिंग ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस कैसे होता है, टेल पैथोजेंस क्या है। देन फेड इज अ प्रिजनर ऑफ इट्स ओन माइंड। अक्सर स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसे ही होता है, वो प्रिजनर बन जाते हैं अपने ओन माइंड के। माइंड एक ऐसी इमेज बना लेता है, वो एक इमेज बना लेते हैं और फिर वो उस इमेज के गुलाम बन जाते हैं, वो उस इमेज से बाहर निकल ही नहीं पाते। सो डोंट बी अ प्रिजनर ऑफ योर ओन माइंड। देन यूट्यूब में दिस यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, 6G टेक्नोलॉजी का टेस्ट हो रहा है, IMF का लोन। अब सी इस पे भी बहुत सवाल उठ रहे हैं कि IMF ने यूक्रेन को लोन क्यों दिया, किस बेसिस पे दिया, बिकॉज यूक्रेन अभी अंडर वॉर टाइप सिचुएशन है। IMF इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वॉर टाइप सिचुएशन में अगर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके डूबने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो किस बेसिस पे ये लोन पैकेज हुआ है IMF एंड यूक्रेन का, दिस अगेन टेल्स कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IMF हुआ, यूनाइटेड नेशंस हुआ, ये प्राइमरली वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, वेस्टर्न वर्ल्ड जो विक्टोरियस था वर्ल्ड वॉर 2 में, स्पेशली USA, UK, फ्रांस, इनका डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। तो क्या वो पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज ऑल्सो वन क्वेश्चन। रशिया भी इसी बात पे सवाल उठाता है। द वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड लोन टू इजिप्ट फॉर रिफॉर्म्स। देन फ्रांस में बहुत डिफिकल्टी चल रहा है, प्रोटेस्ट एंड ऑल। ये IPC सिंथेसिस रिपोर्ट है, सेम चीज अगेन वही लिखा हुआ है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, 1.5 डिग्री से सेंटीग्रेड बढ़ने से रुकना चाहिए। कि पहले जैसे सपोज 20 डिग्री एवरेज था तो ये 21.5 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब राइज 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कैटास्ट्रॉफिक होगा। देन दिस इज नो योर इंग्लिश। एक वर्ड है न्यूज़मैन, न्यूज़ पर्सन। एक्चुअली पहले जो था इंग्लिश में यहाँ पे लाइक एट टाइम्स जेंडर बायस था, तो अब वर्ड हम न्यूज़ पर्सन यूज़ करने लग गए। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन वर्ड यूज़ करते हैं हम, स्पोर्ट्स पर्सन। क्रिकेट में एक होता है बॉलर और एक होता है बैटर, बैट्समैन अब नहीं बोलते, बैटर एंड बॉलर। तो दिस इज लाइक जेंडर न्यूट्रल है ये। जैसे ह्यूमन काइंड हो गया, लाइक दैट। ओके, सर्कमस्टांसेस है, किन हालातों में हुआ है, सर्कमस्टांसेस। सो इन द सर्कमस्टेंसेज एंड अंडर द सर्कमस्टेंसेज। तो सर्कमस्टेंसेज का मतलब है इन हालातों में। तो द पॉइंट इज कि जब हम बोलते हैं कि सम फील दैट वी मस्ट से इन द सर्कमस्टेंसेज, सम पीपल से अंडर द सर्कमस्टेंसेज, सो द पॉइंट इज दोनों सेम है, दोनों एक्सेप्टेबल है, बहुत ज़्यादा ऐसा रॉन्ग होगा नहीं। अगर नाइस डिस्टिंक्शन बताना है तो इन द सर्कमस्टेंसेज तब बोलते हैं जब एक सिचुएशन एग्जिस्ट होती है, लाइक आई फील आई शुड गो एंड ब्रिंग हर बैक, दिस इज इन द सर्कमस्टेंसेज। अंडर मतलब ऑल थिंग्स कंसिडर्ड, like under the circumstances she had no choice but to leave, like that. Okay, then this is a person who plays a flute, उसको बोलते हैं this flutist। अमेरिकन ब्रिटिश दोनों में अक्सर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। द बुक वॉज ऑथर्ड बाय कृष्णन। ओके, यस, ऑथर राइटर हम ऐसा बोल सकते हैं। दिस इज
बॉब्यूलेट, डिस्कॉम्बोब्यूलेट, ओके, इसका मतलब है कॉज टू बी कंफ्यूज्ड इमोशनली, बिविल्डर, बिडिविल, ओके, तो दिस इज डिस्कॉम्बोब्यूलेट। अब ये है बैकाल लेक। अब देखो आपका होमवर्क है, ये जितने भी यहाँ पे नाम देख रहे हैं ना, आप बताना ये कहाँ पर है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और बाय वॉल्यूम दिस इज लेक बैकाल। सो पावर इज गॉन। सो हम देख रहे थे लेक बैकाल वर्ल्ड का डीपेस्ट और ओल्डेस्ट लेक है, वर्ल्ड का डीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट बाय वॉल्यूम। देन वुलर लेक है, ये है साइट ऑफ नेविगेशन प्रोजेक्ट है और यहाँ पर टुलबुल प्रोजेक्ट है, टुलबुल प्रोजेक्ट। सोर्स ऑफ वन ऑफ द टू मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर लेक टाना, लेक टाना कहाँ पर है, नाइल रिवर पे है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है लेक टांगानिका, ये शेयर करती है बॉर्डर तंजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, बुरुंडी एंड जाम्बिया से। 61 मीटर लॉन्ग है दिस रिवर, लॉन्गेस्ट कांस्टेंट पॉइंट है, ये रो रिवर है यूएसए में। तो ये था, बाकी मानसरोवर लेक रीजन है नियर माउंट कैलाश ब्रह्मपुत्र। सो दीज आर सम पॉइंट्स। अब आपका होमवर्क है इन सब को जोग्राफिकली आइडेंटिफाई करिए, जोग्राफिकली आइडेंटिफाई करिए। गवर्नमेंट विल अटेम्प्ट टू ओपन कॉरिडोर टू शारदा पीठ इन पीओके, तो पीओके इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, दिस इज जम्मू एंड कश्मीर, पीओके इज पार्ट ऑफ इंडिया बट अभी इलीगली ऑक्यूपाइड है बाय पाकिस्तान। सो यहाँ पे शारदा पीठ है, इसको अभी गवर्नमेंट ओपन करेगी। देन दिस इज नेक्स्ट पेज and this is IF pilot, Indian Air Force pilots sharpen their skill at exercise Cobra Warrior in UK. So मिराज 2000 ने यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्सरसाइज कोबरा है और ये है यूनाइटेड किंगडम में। तो इसमें यूके, फिनलैंड, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, सऊदी, यूएस, सिंगापुर, फिनलैंड, इंडिया, सऊदी अरेबिया ने भी इसको पहली बार ज्वाइन किया है। तो यहाँ इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का भी डेमोन्स्ट्रेशन होगा। तो दिस इज कोबरा एक्सरसाइज। अभी इंडिया को कुछ अभी प्रोक्योरमेंट भी करना है, इस पे बात चल रहा है, राफेल का भी है, F-18 एक्सेट्रा भी है, लेट अस सी। इंडियन आर्मी टू री इंट्रोड्यूस मिलेट्स इन राशंस ऑफ सोल्जर। तो देखो मिलेट्स पे बहुत एम्फेसिस हो रहा है, इससे 100% सवाल आएगा। तो द पॉइंट इज कि जैसे राइस और व्हीट है, इसके अलावा अभी हम मिलेट्स भी देंगे। मिलेट्स खाने में भी बहुत अच्छा होता है, इसको श्री अन्न बोलते हैं और बहुत न्यूट्रिशियस भी होता है। तो मिलेट्स में मिलेट का फ्लोर आटा मिलेगा, बाजरा, ज्वार और रागी का, ये ट्रूप्स को अभी प्रोवाइड होगा। देन एआई अब घोस्ट भी बना रहा है, रशिया चाइना वाव टू डीपन रिलेशंस, दिस इज अ कॉज ऑफ वरी, रशिया चाइना वाव टू डीपन रिलेशंस। So power is back. So Russia China vow to deepen relations take aim at West. Mr. Xi and Putin Indo-Pacific strategy closer ties. Then China boost South Pacific influence. Solomon Port deal से Solomon Islands कहाँ पर है मैप में देखिए। Macron swears by pension reform plan. अब सी नंबर ऑफ फॉरेन बिजनेस जिन्होंने इंडिया को एग्जिट किया है, सरपास न्यू एंट्रेंट्स। सो इतने जो बिजनेस हैं वो इंडिया से निकले हैं बिकॉज वर्ल्ड में भी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज हो रहा है, रेसेशनरी टेंडेंसीज भी है, प्लस इंडियन मार्केट इज नॉट दैट इजी। जैसे हमने फोर्ड भी देखा था, फोर्ड इंडिया से क्विट हुआ था, एग्जिट हुआ था। यूबीएस एंड स्लम्प इन चाइनीज डिमांड लीड्स ड्रैग ऑन इंडियाज इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट। तो हमारा एक्सपोर्ट हैम्पर हो रहा है, प्राइमरली रीजन यही है कि डिमांड कम आ रही है। वी आर कॉम्पिटिटिव बट द पॉइंट इज वेयर इज द डिमांड, चाइनीज डिमांड। Then this is need to review bilateral flight capacity to Dubai and यहाँ पर है नवी मुंबई एयरपोर्ट and this is sports. So this is today's newspaper. This is today's newspaper. ये सारे notes हैं, ये सारे notes PDF के लिए join Telegram channel. Now let us see and have a look at your submissions, answer submissions. 20th of March 2023. तो यहाँ के दो सवाल थे। अब इंडिया जापान रिलेशंस, अब इसको तैयार करो, इससे प्रीलिम्स में सवाल आएगा। जापान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जापान के आइलैंड्स, वहाँ की ज्योग्राफी, इंडिया जापान रिलेशंस, और अभी जो न्यू अनाउंसमेंट्स हुए हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, सॉफ्ट बैंक एक्सेट्रा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रॉ मैप ऑफ साउथ चाइना सी, दिस इज अगेन मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ चाइना सी इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रोबेबल है सवाल आना। तो देखो बड़ा सिंपल सा था, आप मैप बनाओ। आप ये एक सिंगल एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका आंसर राइटिंग भी हो गया, आपका मैपिंग वर्क भी हो गया, रूटीन भी आ गया, डिसिप्लिन भी आ गया। दिस इज अ विन विन सिचुएशन। सो ड्रॉ, एक मैप बनाना था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया है, रीजंस डिस्प्यूट के बताया आपने, वेरी गुड, और इंडिया का स्टैंड। तो आप बहुत अच्छा आंसर लिखते हो, इसको कंटिन्यू करना है नेहा, यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक। और यही चीजें जब हम खुद से लिख के पढ़ के समझते हैं ना, ये बहुत अच्छा कंपाउंडिंग होता है। वंडरफुल। अर्चना,
अर्चना ने भी बहुत अच्छा मैप बनाया है यहाँ पे इंडिया जापान रिलेशंस का। तो सी सारे हिस्टोरिकल पॉइंट्स बताए। हम लोग पता है क्या हम एट टाइम्स फोकस करने लग जाते हैं कि हम बहुत बारीकियों में जाने की कोशिश करते हैं। वो बारीकी पता है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज वो 10% से ज्यादा नहीं है। अगर ये लेवल का भी आंसर आप मेंस में लिख दोगे आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, मार्क माय वर्ड। ये मोर देन सफिशिएंट है जैसे आप यहाँ पे आंसर्स लिख रहे हो। तो द पॉइंट इज हमें ना डुएबल रहना है, डुएबल रहना है। हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं और फिर हम ऑर्डिनरी वर्क भी नहीं कर पाते। सो द पॉइंट इज वी नीड टू बी डुएबल, डुएबल। ये इस तरीके का आंसर आप प्रिपेयर करिए, मेंस में लिख के आइए, आपका 100% इंटरव्यू कॉल आएगा। ओके, सो दिस इज रियली गुड। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से पूरा देखा हमने, वेरी नाइस। सारा ट्रैक भी हो गया और करंट अफेयर्स भी कवर हो गया और ज्योग्राफी मैपिंग भी हो गया, और ये बहुत जरूरी है। जापान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। सिमिलरली जैसे हमने ये बनाया, अब हमें लुजोन स्ट्रेट भी पता चल गई, ताइवान सी, साउथ चाइना सी, गल्फ ऑफ टोंकिन, गल्फ ऑफ थाईलैंड। दिस इज वंडरफुल, दिस इज वंडरफुल। सो साउथ चाइना सी यहाँ पे आपने पूरा कवर कर लिया, वंडरफुल। नंदिनी, दिस इज अगेन रियली गुड। सी दिस मैप इज 9 डैश लाइन, सब अच्छे से बता दिया। और ये अभी सेंटर ऑफ लाइक फोकस एरिया है जियो पॉलिटिक्स का, दिस साउथ चाइना सी, वेरी नाइस। ताइवान इशू भी बहुत बड़ा मुद्दा है। नंदिनी, दिस इज रियली गुड। इंडिया जापान रिलेशन, अब देखो ये जितने भी आइलैंड्स हैं आपने सारे आइलैंड्स भी बता दिए, फैंटास्टिक। बायलैटरल रिलेशंस, वेरी गुड। रीजनल, तो ये सारे हेडिंग्स सब हेडिंग्स बहुत जरूरी होते हैं, फैंटास्टिक। इंडिया एंड जापान रिलेशंस भी बताना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, स्ट्रैटेजिक, डिजास्टर मैनेजमेंट, यस वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दीज आर योर सबमिशंस। इस तरीके से हमें कंटिन्यू करना है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।